जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने बेटा पिछले लेक्चर में समझा था कि कैसे हम एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, उसका बेटा हमने फॉर्मूला भी निकाला था। और मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल करना चाहेंगे या बेटा कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आ जाते हैं धोखे से, तो फिर वो तभी बनेंगे जब आपको फॉर्मूला वगैरह एकदम बेटा रटे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड पार्ट में चलने वाले हैं और आज हम बात करेंगे बेटा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बेटा देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति होती क्या है और कैसे हम एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हमने बहुत बार बच्चों इसके बारे में बात कर चुके हैं। जैसे ये एक मान लो माइनस क्यू आवेश है और इससे अति अल्प दूरी पर, मतलब बेटा बहुत कम दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है जो कि है मान लो कितना प्लस क्यू। ठीक है, तो जब दो समान एवं विपरीत, जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इसे ही कहते हैं बेटा हम विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम विद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं हम इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा 2l। कितनी है दूरी 2l, l भी मान सकते हो आप, लेकिन जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, पहले भी हमने माना है 2l, कि इससे क्या होता है डेरिवेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप l मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो भी रिजल्ट तो सेम आएगा, सूत्र तो एक सा ही आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है। तो बेटा लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। अगर कभी भी आपको निरक्षीय स्थिति बोल दे, यहां नहीं बेटा, कहीं भी निरक्षीय का मतलब क्या होगा, लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु की स्थिति को क्या बोलेंगे बेटा, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होगा, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी कोई रेखा जो इस अक्ष के लंबवत हो और साथ ही साथ इसे दो बराबर भागों में विभक्त कर रही हो। तो मान लेते हैं बच्चों हम कि इसका एक लंब समद्विभाजक है, यह है इसका एक लंब समद्विभाजक जो कि इसके मध्य बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है ना, हमने क्या करा, इसकी अक्ष का एक लंब समद्विभाजक मान लिया। अब लंब समद्विभाजक का काम क्या है कि बेटा लंबवत होना चाहिए और समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में तोड़ना चाहिए। अगर ये पूरी लंबाई 2l है, मतलब बेटा ये लंब समद्विभाजक क्या करेगा, इसे दो टुकड़ों में तोड़ेगा l और l, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी l। ये रहा इसका मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु को बेटा हमने नाम दे दिया O। अब हमें करना क्या है, इस लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु पर जो कि मध्य बिंदु से कुछ दूरी r पर है, मान लो बेटा ये लंब समद्विभाजक के किसी बिंदु पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिलहाल इस बिंदु को मैं a नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, हमें करना क्या है बेटा, एक बार फिर से सुने, ये आपका क्या है विद्युत द्विध्रुव, इसके लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है और लंब समद्विभाजक के प्रत्येक बिंदु को हम क्या बोलते हैं बेटा, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अब बताएंगे बेटा, देखो द्विध्रुव के कारण बताना है, मतलब पहले हम एक आवेश के कारण निकालें, फिर दूसरे आवेश के कारण निकालें और सदिश रूप में उनको क्या कर दें बेटा, जोड़ दें, तो ही हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो हमने क्या किया बेटा, एक द्विध्रुव लिया। चलिए यहां पर अब बोर्ड परीक्षा में अगर ये आएगा तो आपको बेटा वर्ड टू वर्ड कैसा लिख करके आना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए, वो अपन लिखते हैं। हम यहां पर लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश कितनी दूरी पर है बेटा, 2l दूरी पर रखे हैं, 2l दूरी पर रखे हैं एवं इसके मध्य बिंदु से
मध्य बिंदु, यहां पर बेटा मध्य बिंदु को हमने ओ लिखा, तो मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, मान लिया हमने आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर स्थित बिंदु ए। अच्छा, आर दूरी पर, लेकिन बेटा साथ ही साथ ऐसा लिखें, आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या हुआ बेटा, लंब समद्विभाजक का कोई भी बिंदु हो सकता है ना। निरक्षीय स्थिति में क्या करेंगे अपन, निरक्षीय स्थिति में बिंदु ए, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो इतना काम अभी हमने पहला लिखा कि हमें क्या क्या हमने माना है और क्या हमें बताना है। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब इसके पहले कि मैं डेरिवेशन शुरू करूं, थोड़ी सी एक बात को समझते हैं अपन। ये बताइए कि जैसे जैसे बेटा ये जो प्लस क्यू है, इससे ए की दूरी कितनी होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो ये दूरी कितनी होगी? बिल्कुल बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आपसे लगाते बनता है। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो ये होगा बेटा कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो उससे अगर ये निकालोगे आप, चाहो तो आप पूरा लिख के कर लो, है ना, तो मैं तो बेटा सीधे लिख दे रहा हूं, मुझे पता है, आपको भी पता ही होगा इतना, तो यह आएगा कर्णी के अंदर आर का वर्ग धन एल का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आप मुझे इस माइनस क्यू से ए की दूरी बता सकते हो बेटा? बिल्कुल सर, बता पाएंगे हम। देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देना, तो सीधे आ जाएगा आर का वर्ग धन एल का वर्ग। इतनी बात अपन ने समझ ली। अब सोच के देखो बेटा, इस प्लस क्यू के कारण, किसके कारण बच्चों? इस प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी? तो हम जानते हैं बेटा धनावेश के कारण हमेशा बाहर की तरफ होती है, यानी इस प्लस क्यू के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कुछ इस तरह से हमें मिलेगी। इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां हमें मिल रही है, और हमने मान लिया बच्चों कि ये जो तीव्रता है इसको फिलहाल हम बोल दे रहे हैं ई। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिल गई बच्चों? हमें ई मिल गई। वेक्टर लगा दें क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि। इसी प्रकार से सोचो, इस माइनस क्यू के कारण ए पर तीव्रता किस दिशा में होगी? हम जानते हैं बेटा माइनस क्यू इधर है, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी। ऋण आवेश के कारण तीव्रता हमेशा अंदर की तरफ होती है, इसीलिए बेटा माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ तीव्रता होगी, यानी कि बिंदु ए पर माइनस क्यू के कारण बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ आएगी। ठीक है, ये आ गई बेटा। अब हमें करना क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण आई बेटा? माइनस क्यू के कारण, इसको भी हम नाम दे रहे हैं ई। क्या दोनों के कारण तीव्रता बराबर आएगी बेटा? यहां भी ई लिखे, यहां भी ई लिखे, क्या ये सही काम कर रहे हैं हम, या कुछ गड़बड़ है? देखते हैं बेटा। देखो आप, ये प्लस क्यू है, मतलब इसका परिमाण क्यू है, इसका भी परिमाण क्यू है, मतलब आवेश तो बराबर है बेटा। दूरी कर्णी के अंदर आर का वर्ग धन एल का वर्ग, ये दूरी भी उतनी ही है बेटा। तो जब जिस बिंदु पर आवेश बराबर हैं दोनों और दूरियां भी बराबर हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर आएगी, यानी कि जितनी तीव्रता इस प्लस क्यू के कारण इधर आ रही है ई, उतनी ही तीव्रता माइनस क्यू के कारण इधर आएगी ई। अब बेटा ई तो आ गया, ये वाला भी ई, ये वाला भी ई, और दोनों ये सदिश हैं। अब मुझे अगर नेट रिजल्ट निकालना है, परिणामी निकालना है, तो आप जानते हो बेटा इन दोनों सदिशों को जब आप जोड़ोगे तो इनका परिणामी जो आएगा, परिणामी जो आएगा बेटा वो किस तरफ आएगा? जानते हैं हम, इन दोनों का परिणामी बेटा कुछ ऐसा सा आएगा, है ना। एक मिनट रुकना, इन दोनों का परिणामी कुछ ऐसा आएगा। कितना आएगा वो तो अभी हम देखेंगे, मैं केवल दिशा बता रहा हूं।
तो हम कह सकते हैं बेटा कि नेट विद्युत क्षेत्र यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी। एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर बेटा परिणामी सदिश इधर आएगा। अब देखो आप, अगर आप निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखो बेटा किस तरफ है, प्लस से माइनस के तरफ ऐसी है। जबकि बच्चों हमने पढ़ा है कि एक सदिश होता है, एक सदिश होता है बेटा जिसको हम लिखते हैं क्या, वेक्टर पी, जो कि कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस की तरफ। वेक्टर पी का मतलब क्या होता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा है और जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी है। तो बेटा देख, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ मिलेगा, तीव्रता इस तरफ मिलेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। कैसी होती है बच्चों, विपरीत होती। जबकि अच्छी स्थिति में क्या देखा था हमने, याद होगा आपको कि किसी भी विद्युत क्षेत्र, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P के अनुदिश थी, यानी द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश थी, जबकि यहां विपरीत दिशा में। अच्छा मान के चलो बच्चों, अगर ये बिंदु A यहां होता तो भी क्या तीव्रता इसी दिशा में आती, ये भी तो चेक करके देखें यार। अगर मान लो A यहां होता तो सोचो बेटा, प्लस क्यू के कारण A पर तीव्रता कुछ ऐसी आती, माइनस क्यू के कारण बच्चों तीव्रता कैसी आती, माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता आती वो कुछ इस दिशा में आती। एक सदिश ये होता, देखना बेटा, एक सदिश ये होता, एक सदिश ये होता, तो इनका परिणामी हमें ऐसा मिलता। तो फिर से बेटा P इधर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां मिलती मुझे। तो बड़े आराम से अब हम ये बात कह सकते हैं, हालांकि इस बिंदु की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको। तो अब हम बड़े आराम से बेटा एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। क्या निष्कर्ष है, इसे हम यहां पर लिखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये छोटी छोटी बातें ही हमें आना बहुत जरूरी होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव बोलो बेटा, या केवल अब आप चाहो तो द्विध्रुव भी बोल सकते हो, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में, उसकी निरक्षीय स्थिति में क्या देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बेटा, क्या है, वेक्टर पी, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, या द्विध्रुव आघूर्ण अकेला भी लिख सकते हो आप, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी बातें भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और ये आना आपको बहुत जरूरी है। ये नहीं कि केवल डेरिवेशन रट्टा मार लिए हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला बेटा। तो अब हम समझ चुके हैं एक बात कि अगर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए, इसको बेटा यहाँ साइड में कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हमें यहां जगह की जरूरत होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में देखें तो जिस दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और बेटा निरक्षीय स्थिति में जिस दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, अब अपन पहुंचते हैं बेटा, अब करते हैं आगे का काम। अब यहां पर हमने मान लिया कि भैया ये जो बिंदु R से प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों है, सॉरी बिंदु ए से इसका जो कोण है बेटा, हम मान लेते हैं ये थीटा है। बिंदु ए से किसका कोण, पी का कोण है ना, पी ये है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का कोण थीटा है, तो इस कोण को भी हमें कितना मानना पड़ेगा बेटा, थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं, मतलब लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ये डेरिवेशन का ये अलग से पॉइंट है, ये अपन डेरिवेशन का पार्ट है, उसी को बेटा अब आगे बढ़ा रहे हैं अपन, है ना। हम बोल रहे हैं क्या, माना, क्या माना बच्चों हमने कि द्विध्रुव आघूर्ण से
द्विध्रुव आघूर्ण से, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब बेटा वेक्टर P से किसका, बिंदु A का, बिंदु A का दोनों दिशाओं में कोण थीटा है, दोनों दिशाओं में कोण कितना है बेटा, थीटा है। ठीक है, अच्छा दोनों में थीटा ही क्यों ली, अलग अलग क्यों नहीं ले ली, अलग अलग ले ही नहीं सकते बेटा हम, क्यों, क्योंकि देख ये कोण अगर थीटा है तो इसमें बेटा ये 90 का कोण होगा और ये भी 90 का कोण होगा, तो पक्की बात है ये भी थीटा आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें अपन ये दोनों कोण बराबर ही लेना होगा। अब देखो बेटा, अब मैं कुछ एक काम करके दिखा रहा हूं आपको, बहुत अच्छा काम है, ध्यान से समझे, अगर ये काम बन गया तो बाकी सब तो बेटा बच्चों वाली बात है। मैं यहां पर एक क्षैतिज रेखा खींच रहा हूं, देखना ध्यान से, यहां पर बच्चों एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींचा मैंने, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये कोण थीटा है तो इसका संगत कोण कोई दिख रहा है क्या बेटा, ये है और ये है, तो इसका कोण अगर थीटा तो ये कोण भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। समझे क्या, और इसी तरह से ये कोण अगर थीटा है तो बेटा इसका एकांतर कोण मतलब ये वाला भी थीटा होगा। अब ये चीज हमें लिखना नहीं पड़ता, बस चित्र में दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब सुनो बेटा, जब ये कोण थीटा है तो क्या मैं यहां पर दोनों जो वेक्टर ई है इनके बेटा दो कंपोनेंट मतलब कि इनके दो दो घटक में इनको तोड़ सकता हूं क्या, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो इसका देखिए, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, ई का एक घटक ये वाला होगा बेटा, ये वाला होगा, और दूसरा घटक थोड़ा सा इसको डार्क कलर करने के लिए अपन चेंज करते हैं बेटा ताकि क्लियर दिखे, क्योंकि कई बार क्या है बच्चों को दिखता नहीं है कि कहां क्या घटक ले लिया। ये एक घटक है बेटा और ये है इसका दूसरा घटक। ये बताओ जिसके साथ, समझना, ई ने जिसके साथ थीटा बनाया है वो घटक क्या होगा बेटा, ई कॉस थीटा, मतलब इसका ये वाला घटक आएगा बच्चों क्या, ई कॉस थीटा, जबकि दूसरा वाला क्या बनेगा, ई साइन थीटा। समझे कुछ बात को आप, हमने क्या करे, इस ई के बेटा दो घटक बनाए, ई कॉस थीटा, सॉरी ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। ऐसे ही फिर से कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, ऐसे ही बच्चों हम फिर से करते हैं, ये वाला ई जो है इसके भी दो घटक होंगे, एक घटक ये वाला होगा बेटा, देखना इधर कौन सा होगा एक घटक, ये वाला, ये घटक क्या होगा, इस ई का थीटा जिसके साथ बना है वो कॉस, मतलब ये भी होगा कितना, ई कॉस थीटा। समझ गया बेटा, इस ई का ये जो घटक है ई कॉस थीटा होगा, और जबकि इस ई का जो ये वाला घटक होगा ऊर्ध्वाधर वाला, ये क्या होगा बच्चों, ई साइन थीटा। कुछ बात समझे क्या, तो हम बोलेंगे यहां पर, हम क्या बोलेंगे बेटा, चित्रानुसार, चित्र में हमने दिखा दिया इस बात को, चित्रानुसार प्रत्येक, या ऐसा करो बेटा, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को उनके ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटकों में, क्षैतिज घटकों में, देखो बेटा वेक्टर को तोड़ना आपने सीखा होगा, है ना, वही काम करें, कोई नया काम नहीं, 11वीं वाली बात है ये, है ना, तोड़ने पर क्या देखने को मिलता है बेटा, देखते हैं अपन, देखो ध्यान से, इधर इस ई का ई कॉस थीटा इधर है, इस ई का ई कॉस थीटा इधर है, जबकि बेटा इस ई का ई साइन थीटा इधर है, इस ई का ई साइन थीटा इधर है, मतलब बेटा देख, ई साइन थीटा ऊपर की तरफ है और उतना ही ई साइन थीटा नीचे की तरफ है, तो नेट रिजल्ट कितना होगा, क्योंकि बेटा एक है ऊपर की तरफ और दूसरा है नीचे की तरफ, तो नेट रिजल्ट हो गया 0। क्यों बेटा, क्योंकि विपरीत दिशाएं हैं और परिमाण भी बराबर है,
इसीलिए इस ई साइन थीटा से ये वाला ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे करने पर क्या होता है, इनके ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक ई साइन थीटा का परिणामी शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसको बेटा आप चाहो तो शून्य सदिश भी कह सकते हो, है ना। परिणामी शून्य हो गया। अच्छा बचा क्या, ई साइन से ई साइन तो गया, ई कॉस इधर है और ई कॉस भी इधर है बेटा, है ना। तो जबकि, जबकि हम क्या लिखेंगे, जबकि क्षैतिज घटकों, क्षैतिज घटकों की दिशा समान होने के कारण, होने के कारण ई के कारण इनका परिणामी, इनकी परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, ई साइन थीटा, सॉरी 2e cos थीटा। कैसे देखो, समझना ध्यान से, ऊपर वाला ई साइन से ई साइन कैंसिल हो गया, ठीक है ना। देखो ऊपर वाले ई साइन से नीचे वाला ई साइन तो कट गया। अब ये ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा मिलके बेटा कितने हो गए, 2e cos थीटा। अब बस बेटा हमें ई निकालना है और cos थीटा का मान रखना है, तो परिणामी तीव्रता निकल जाएगी, है ना। तो देखो ऊर्ध्वाधर वाली 0 और क्षैतिज वाली कितनी हो गई, 2e cos थीटा। अतः अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर बेटा, निरक्षीय स्थिति में, है ना। या लिख लो बिंदु ए पर, बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बेटा केवल मैं तीव्रता भी लिख सकता हूं, परिणामी तीव्रता मतलब कि क्या बेटा, ई बराबर क्या हो जाएगा, 2e cos थीटा। अब ये ई लिखो या इसको लिख लो ई नेट, ठीक है ना। तो ई नेट बराबर क्या हो गया बेटा, 2e cos थीटा। बस अब आपको ई की वैल्यू पता हो और cos थीटा की, तो काम हो गया। क्या ई हम निकाल सकते हैं बेटा, ई है क्या, ई है इस प्लस क्यू के कारण तीव्रता या माइनस क्यू के कारण तीव्रता। क्या ये हमसे बनता है बेटा निकालते, बिल्कुल बनता है बेटा। देखो ई क्या होगा, हमने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती है के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ई बराबर होगा बेटा के क्यू, के क्यू है, ये भी क्यू है, तो परिणाम तो क्यू ही आएगा, परिणामी क्यू ही आएगा, बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर मतलब दूरी, दूरी का वर्ग। तो इस प्लस क्यू से ए की दूरी कितनी बेटा, करनी के अंदर आर का वर्ग धन एल का वर्ग, लेकिन फिर इसका वर्ग करेंगे तो करनी कैंसिल हो जाएगी, ये आएगा आर का वर्ग धन एल का वर्ग। फिर से सुनो आप, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती, के क्यू बटे आर का वर्ग। तो के क्यू बटे आर, आर मतलब बेटा ये दूरी, मतलब करनी के अंदर आर का वर्ग धन एल का वर्ग का वर्ग, तो वर्ग से करनी कट गया और ये आ गया। ई का मान हमें मिल गया बेटा, तो इस ई के मान को यहां रखते हैं, ई के मान को हम रखते हैं, तो क्या होगा बेटा 2, ये 2 तो 2 रहेगा, ई की जगह क्या आया हमारे पास, के क्यू बटे आर का वर्ग धन एल का वर्ग, ठीक है बेटा, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखते हैं बेटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, हमें पता है। तो यहां पर दोनों में से किसी भी एक त्रिभुज से निकाल लो आप। ये कोण आपको दिखाई दे रहा है थीटा, तो इसके लिए बेटा कॉस निकाल, आधार बटे कर्ण, आधार है इसका एल और कर्ण है करनी के अंदर आर का वर्ग धन एल का वर्ग, मतलब एल बटे क्या रख दूं बेटा कॉस थीटा की जगह, एल बटे करनी के अंदर, करनी का मतलब बेटा घात कितनी रख देता हूं मैं, घात रख देता हूं 1/2। करनी का मतलब घात कितनी बेटा, 1/2। इतना काम हमने कर दिया। चलिए अब थोड़ी सी गणित बची बेटा और खेल खत्म पैसा। हम ई नेट बराबर क्या बचा,
देखो दो, इस दो को मैं एक काम कर रहा हूं थोड़ा सा अलग तरीके से। पहले के को लिखा मैंने, फिर लिख रहा हूं बेटा क्यू को, और इस टू को लिख रहा हूं एल के साथ, टू एल। आई होप बेटा आप समझ गए होंगे टू को एल के साथ क्यों ले गया हूं मैंने, है ना। बटे ये हो गया आर का वर्ग धन एल का वर्ग। देखो घात एक है और यहां आधी है, एक धन आधा मतलब 3/2। ठीक है बेटा। अब सोचो 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 बच्चों, ये Q इंटू 2L क्या होता है? आवेश गुणित आवेशों के बीच की दूरी, द्विध्रुव का आवेश गुणित आवेशों के बीच की दूरी, यानी Q इंटू 2L बराबर होता है बेटा P। P मतलब क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है बेटा P मतलब? द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम बोल सकते हैं यहां से हमें मिल जाएगा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बेटा। ई नेट बराबर क्या मिलेगा? K, Q इंटू 2L क्या आ गया बेटा? P बटे ये आ जाएगा R का वर्ग धन L का वर्ग की घात 3/2। ये आ गया बच्चों। लेकिन हाँ अभी ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा काम और कुछ करते हैं। देखो आप सोचो इस L के बारे में कुछ बात अपन पढ़े हैं क्या बेटा? बिल्कुल पढ़े होंगे। देखो क्या बोला था हमने कि ये जो दूरी 2L है बेटा, ये अति अल्प होनी चाहिए। अति अल्प मतलब कि 2L जो है, 2L जो है R से बहुत छोटा है। तो यहां पर वही लगाएंगे बेटा कि चूंकि 2L बहुत 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 छोटा है R से, तो बेटा L तो और ज्यादा छोटा होगा R से, यानी कि R का वर्ग धन L का वर्ग की जगह में मैं L क्योंकि R से बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो L के वर्ग को नगण्य मान सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा बेटा लगभग बराबर किसके? R के वर्ग के। यहां से L हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि L का मान बहुत छोटा है। तो चलिए बेटा रिजल्ट क्या मिलता है? ई नेट बराबर परिणामी तीव्रता बराबर केपी बटे ये हो जाएगा आर का वर्ग, और एल का वर्ग हटाए यहां से तो घात आ गई 3/2। 2 से 2 ये कट गया। ठीक है बेटा, समझ गए? घात के ऊपर घात रहे तो घातों का गुणा, ये 2 से 2 कट गया। तो आंसर क्या आया बेटा? आंसर आया अपने पास आखिरी में परिणामी तीव्रता बराबर एपी बटे आर की घात 3। और ये बन गया बच्चों क्या? निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर आर दूरी पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है बेटा, यहां तक काम कर दोगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें और करते हैं जुड़ी हुई, है ना, थोड़ा बेटा डिटेल में लेके चलते हैं। अब अपन जानते हैं वायु या निर्वात के लिए। तो बच्चों वायु या निर्वात के लिए हमने पढ़ा है ए का मान कितना होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के बराबर रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बच्चों मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ई बराबर के की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित पी बटे आर की घात 3। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है बेटा, याद करने लायक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया करें, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख ही लेंगे बेटा, ये पहले ही बता दिया हूं मैंने आपको। हाँ लेकिन अन्य माध्यम हो अगर, तो अन्य माध्यम के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें बेटा करूंगा जो अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछी जा सकती है ना। तो अन्य माध्यम के लिए क्या लिखूं बेटा? अन्य माध्यम के लिए मैं के बराबर हो जाएगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिला। एक तो ये तरीका है ना, दो तरीके हैं, दोनों बता रहा हूं बेटा मैं। ई बराबर ए की जगह 1/4 पाई एप्सिला गुणित पी बटे आर की घात 3। ये बन गया बेटा सूत्र। कोई नया काम थोड़ी कर रहा हूं मैं। हाँ एक और बात हमने पढ़ रखे हैं बेटा, क्या पढ़े हैं हमने? एप्सिला बराबर एप्सिलन आर गुणित एप्सिलन नोट, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा एप्सिला बराबर के गुणित एप्सिलन नोट। तो यहां पर हम चाहे तो रख सकते हैं मान ई बराबर 1/4 पाई एप्सिला की जगह क्या रख दें बेटा? एप्सिलन आर गुणित एप्सिलन नोट और इंटू पी बटे आर की घात 3। एक तरीका ये हो गया, या बच्चों 1/4 पाई। अब देखो एप्सिलन की जगह हम रख सकते हैं के इंटू
एप्सिलॉन नॉट, तो इसको ऐसा लिखो एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन के, इसका जो है नीचे है बेटा आर की घात 3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखो ऐसा कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं, ये तो नॉर्मल बात है बेटा, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, बस समझाना मेरा काम है। लेकिन अभी कुछ बातें बाकी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी हम करेंगे, देखते चलो अभी तो आप, है ना। अब इसका सदिश रूप और निकाल लें यार, मजा आ जाए कुछ, है ना, अच्छा लगे, कुछ नया सा करें कुछ। सदिश रूप, तो बेटा सदिश रूप मतलब हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ई मत लिखो अब बेटा, वेक्टर ई बराबर परिमाण तो ये मिल गया केपी बटे आर की घात 3। अब देख बेटा इधर देख, ध्यान से देख, पिछले बार हमने जब अक्षीय स्थिति करे थे तो इसके लिए एक सदिश लिए थे पी कैप, वैसे ही कुछ अभी लेंगे। पी की दिशा में है पी कैप, लेकिन क्या बेटा पी की दिशा में अगर इकाई सदिश है पी कैप, तो विद्युत क्षेत्र तो इस तरफ है उल्टी दिशा में, तो इसके लिए इकाई सदिश क्या होगा, देखो पी की दिशा में है पी कैप, इकाई सदिश, दिशा बताने के लिए इकाई सदिश पी कैप लगाए हैं, ठीक है, पी की दिशा में। लेकिन विद्युत क्षेत्र जो है ये इसके विपरीत दिशा में है, मतलब इसके लिए हमें इकाई सदिश लेना होगा माइनस पी कैप। क्या लेंगे बेटा, माइनस पी कैप, और ये माइनस क्या बताएगा, ध्यान देना, यहां पर मैं इकाई सदिश लूंगा माइनस पी कैप, ये हमें दिशा बताने का काम करेगा। तो यहां से बेटा ई बराबर क्या हो जाएगा, के, माइनस बाहर ले आए, माइनस केपी बटे आर की घात 3 और पी कैप, या बेटा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई बराबर माइनस के पी इंटू पी कैप को मैं यहां पर लिख रहा हूं, पी इंटू पी कैप होगा बेटा वेक्टर पी, और ये बन गया इसका सदिश रूप। अब ये क्या बता रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है बेटा, ऋण क्या बता रहा है, तो यहां पर लिख लो आप लोग, ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह बताता है कि, क्या बताता है बेटा, कि किस किस की दिशा, P और E की दिशाएं विपरीत हैं, मतलब वेक्टर E की दिशा, E की दिशा यानी बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किसके बच्चों, वेक्टर P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है, दिशा के विपरीत है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं बेटा, और देखते हैं, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं। चलो अब हमने दो डेरिवेशन पढ़ लिए बेटा, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। एक बार हम थोड़ा सा इसके कंक्लूजन पर बात करें तो कुछ अच्छी बातें हमें देखने को मिलेंगी। पहले पढ़ा था बेटा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी बेटा, ये आई थी सर E बराबर 2kp बटे आर की घात 3, और इसी को जब सदिश रूप में लिख रहे थे सर हम, तो वेक्टर E बराबर आया था 2k बटे आर की घात 3 वेक्टर P, ठीक है, ये आया था बेटा अक्षीय स्थिति में। और वहीं जब मैंने निरक्षीय स्थिति में लिखा, देखो ये जो छोटी बातें बता रहा हूं ना, ये भी बहुत काम की, आप इनको इग्नोर मत करो, केवल डेरिवेशन से कुछ नहीं होगा। अगर आप सब्जेक्ट को तमीज से पढ़ना चाहते हो तो ये सब भी पता होना चाहिए। निरक्षीय स्थिति में क्या आया बेटा, E बराबर 2 हट गया सर यहां से, केपी बटे आर की घात 3, या इसका सदिश रूप लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर माइनस के बटे आर की घात 3 और वेक्टर P। तो दो बातें पहले बताता हूं मैं। पहली बात, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बेटा द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में होते हैं। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा द्विध्रुव आघूर्ण विपरीत दिशाओं में होते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो गुनी है बेटा, किससे, निरक्षीय स्थिति की तीव्रता से। मतलब यहां से हमें एक बात यह सीखने को मिली, और यह बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, क्या सीखने को मिली बेटा, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, अक्षीय स्थिति में दोगुनी है, किससे बेटा, निरक्षीय स्थिति से। क्या बोला हमने, देखो अगर कोई बिंदु है r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, और बेटा कोई और बिंदु है उसी r दूरी पर, लेकिन ये कब है, निरक्षीय स्थिति में। इस बात को थोड़ा इधर देखो चित्र से और अच्छी क्लियर होगी। ये रहा आपका प्लस क्यू,
इससे बेटा आती है अल्प दूरी पर, ये रहा माइनस क्यू। मैं बोल रहा हूं कि एक बिंदु ए है, आर दूरी पर है, एक बिंदु ए है, आर दूरी पर है बेटा, बिंदु ए है, आर दूरी कहां से है, लेकिन दूरी हमेशा बच्चों हम लेते हैं मूल बिंदु से, चाहे अक्षीय स्थिति हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो, दूरी हमेशा हमें कहां से लेना है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से ये ए जो है कितनी दूर है बेटा अक्षीय स्थिति से, अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर। और इसी तरह से मान लो कोई बिंदु बी है, कोई बिंदु बी है बेटा, लेकिन वो कहां है, इसकी निरक्षीय स्थिति में। बिंदु बी जो है बच्चों वो ऐसा कुछ निरक्षीय स्थिति में है, और इसकी निरक्षीय स्थिति में बिंदु बी की मध्य बिंदु से दूरी, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी कितनी है बेटा, आर है। बिंदु बी है, ये कितनी दूरी पर है बच्चों, जितनी दूरी पर ए है उतनी ही दूरी पर बी होगा, उतनी ही दूरी पर बेटा एक और बिंदु ले लो आप बी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना, बी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिंदु बी है, सुनना कितनी दूर है, आर। तो किसी द्विध्रुव के, किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है, और बेटा निरक्षीय स्थिति में भी आर दूरी पर एक बिंदु है। तो अक्षीय स्थिति वाले की तीव्रता, मतलब बेटा किसकी तीव्रता, बिंदु ए की तीव्रता दो गुनी होगी किससे बच्चों, बी की तीव्रता से। मतलब अक्षीय स्थिति वाले बिंदु की तीव्रता निरक्षीय स्थिति वाले बिंदु की तीव्रता से दो गुनी होती है। तो इस बात को हम थ्योरेटिकली लिखना चाहें अगर, तो लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव से, विद्युत द्विध्रुव से अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों पर, द्विध्रुव से मत लिखो बेटा, द्विध्रुव के मूल बिंदु से लिखो, है ना, सॉरी मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थितियों में, अक्षीय एवं मध्य बिंदु से, ऐसा लिखो यार, मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थितियों पर क्या लिखे हमने, किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ऐसा लिखे यार थोड़ा प्रॉपर सेंटेंस बन जाए, है ना, से अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु की तीव्रता, स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा थोड़ा लिखने में आप भी उबते होगे, है ना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी अपन को। तीव्रता समान दूरी पर, समान दूरी पर समान दूरी पर निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता की दो गुनी होती है। थोड़ा एक बार पढ़ता हूं मैं सेंटेंस, और अगर कहीं बेटा सेंटेंस आगे पीछे होगा तो सुधार लेंगे अपन। क्या बोले हमने, किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो गुनी होती है। ठीक है बेटा, अच्छा बढ़िया है यार। अब याद करो, आप याद करो बेटा, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ याद है क्या बेटा? हमने पढ़ा था E बराबर था सर KQ बटे R का वर्ग। यानी कि अगर मैं इस तीव्रता को दूरी से संबंधित करूं तो E व्युत्क्रमानुपाती होगा बेटा किसके? R के वर्ग के। अब ये चीज क्या है, नीट वगैरह में बड़े आराम से बेटा कई बार पूछी जा चुकी। क्या कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है। किस प्रकार निर्भर करती? ई व्युत्क्रमानुपाती आर, ई व्युत्क्रमानुपाती आर का वर्ग, ई व्युत्क्रमानुपाती आर की घात 3। इस तरीके से ये पूछेगा तो ध्यान रखना। अच्छा, वहीं पर बेटा अब किसके कारण देख रहे हैं हम? विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो बेटा क्या संबंध है दूरी के साथ? तीव्रता, अगर आप देखोगे सूत्र तो हमने लिखा है सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, अक्षीय स्थिति में E व्युत्क्रमानुपाती होगा R की घात 3, निरक्षीय में E व्युत्क्रमानुपाती होगा R की घात 3। मतलब बेटा रिजल्ट ये आता है द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है R की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये एक और बढ़िया बात जो आपको क्वेश्चन बना के बेटा बड़े आराम से पूछता है। अगर बिंदु आवेश हो तो ध्यान रखना बेटा E व्युत्क्रमानुपाती होगा R के वर्ग के, और अगर विद्युत द्विध्रुव होगा तो E व्युत्क्रमानुपाती होगा R की घात 3 के। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सारी बातें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में की और हमने देखा कि कैसे एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा ये बढ़िया सा काम करने के बाद एक और बहुत अच्छा काम अब हम करने जा रहे हैं। मान के चलो किसी भी सामान्य स्थिति में, मतलब सर कि अगर कोई बिंदु ना तो अक्षीय स्थिति में है ना तो निरक्षीय स्थिति में है और फिर भी मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है किसी अन्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में, तो क्या हम नहीं निकाल पाएंगे? निकालेंगे बेटा। हालांकि ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगा, बस आपको सूत्र याद रख लेना है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं तो पूरा काम सिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। अब हमें थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में तो ये चीज आने वाली नहीं है। तो हमने माना बेटा कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें बच्चों एक बिंदु आवेश है -q और इससे अति अल्प दूरी पर दूसरा बिंदु आवेश रखा हुआ है +q। तो क्या आप मानते हो बेटा इस बात को कि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इस तरफ होगा बच्चों? मतलब कि कुल मिलाके इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण यानी वेक्टर p तो इस तरफ होगा। मानते हो मेरी बात? ठीक है बेटा। अब हमारा मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद है कि कोई बिंदु है जो ना तो अक्षीय पे है ना निरक्षीय पे, बल्कि बेटा कहीं पर भी ये बिंदु A है, कहीं पर भी ये बिंदु A है जिसका द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी हमने मान लिए R। मध्य बिंदु से दूरी बेटा अक्षीय में भी R माने थे, निरक्षीय में भी R, यहां भी हमने कितनी मान लिए? R। और साथ ही साथ द्विध्रुव आघूर्ण के साथ इसका जो कोण है वो कितना मान लिए बेटा? थीटा। थीटा किस किस के बीच का कोण है? थीटा कोण है बेटा किस किस के बीच का? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या बेटा केवल आप द्विध्रुव आघूर्ण लिखो, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण तथा इसके बीच का कोण बोलेंगे बेटा, तथा बिंदु A के बीच का कोण। या तो ऐसा लिखो या तो सीधे बेटा R के बीच का कोण भी लिख सकते थे। ये दूरी R है मतलब विस्थापन सदिश यहां वेक्टर R होगा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते थे। अगर ये मान लो विस्थापन सदिश इसका वेक्टर R मैं मान लू तो इसको ऐसा भी बोल सकता हूं बेटा, थीटा क्या है? वेक्टर P तथा वेक्टर R के बीच का कोण, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, कठिन लगने लगता है बच्चों को, ज्यादा वेक्टर वेक्टर लगाते हैं, इसलिए R अकेला भी लिख लोगे कोई बुराई नहीं बेटा, रिजल्ट तो वही आएगा जो आना है। अब देखो, अब इस चित्र में नहीं, मैं चित्र को
दोबारा से बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से बेटा, ये रहा आपका वेक्टर पी। आप केवल अब वेक्टर पी बनाओ, है ना, पूरा बनाओगे तो क्या डायग्राम थोड़ा सा कठिन सा लगने लगता है, इसीलिए ये रहा बेटा आपका वेक्टर पी। और क्या करना है बेटा, आर दूरी पर थीटा कोण पर, कहां पर बेटा, थीटा कोण पर आर दूरी पर कोई बिंदु ए है। ये रही आपकी दूरी आर और यहां पर है बिंदु ए बेटा, बिंदु ए। और इसके कारण हमें बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों है बेटा, है ना। तो यहां आवेशों की जरूरत पड़ेगी नहीं, देखो मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको। ये है पी और साथ ही साथ बेटा ये कौन है, थीटा। तो क्या यहां पर मैं वेक्टर पी के दो घटक निकाल सकता हूं बेटा, दो घटक निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो दो घटक निकाल के दिखा रहा हूं मैं। एक घटक होगा, देखते हैं बेटा, एक घटक होगा किस दिशा में, जहां से वेक्टर पी थीटा कोण बना रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गया एक घटक जिसके साथ वेक्टर पी थीटा कोण बना रहा है। और हमें पता है बच्चों, जिसके साथ कोण बनता है वो होता है कॉस थीटा, मतलब ये होगा पी कॉस थीटा। देखो आप ध्यान से, ये है पी, जिसके साथ थीटा बन रहा है वो हो गया पी कॉस थीटा। जबकि बच्चों इसका एक दूसरा घटक भी होगा, इसका एक दूसरा घटक होगा बेटा, ये होगा, और ये घटक होगा कितना बच्चों, पी साइन थीटा। तो सर हमें पी के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो याद है, बिल्कुल बेटा। तो यहां पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता पाएंगे। देखो आप ध्यान से, अच्छी बातें बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल बताएंगे बेटा। ये रहा कौन, थीटा। ध्यान से देखना आप, ये पी कॉस थीटा के लिए बिंदु पी देखो आप, सॉरी बिंदु ए। आप बाकी का चित्र छोड़ दो, केवल बेटा पी कॉस थीटा के लिए ए को देखो कहां पर है। तो मैं देख पा रहा हूं सर, पी कॉस थीटा के लिए बिंदु ए उसकी अक्षीय स्थिति में है, बिल्कुल सही बेटा। और जब बिंदु ए उसकी अक्षीय स्थिति में है तो तीव्रता किस तरफ होगी बेटा, तो इस पी कॉस थीटा के कारण बिंदु ए पर तीव्रता पी की दिशा में ही होती है, हमने पढ़ रखा है बेटा। तो ये हो गई पी कॉस थीटा के कारण बिंदु ए पर तीव्रता, मान लिया बच्चों मैंने कितनी है, E1, कितनी है, E1 है ना, सदिश है तो बेटा वेक्टर लगा लो आप। और ये रहा सर पी साइन थीटा, और इस पी साइन थीटा के लिए बच्चों ए बिंदु कहां पर है, दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है सर। पी साइन थीटा के लिए बिंदु ए कहां है, लमसम द्विभाजक, मतलब सर निरक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, पी इधर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी विपरीत दिशा में होगी बेटा। कहां पर होगी, विपरीत दिशा में। पी इधर है तो तीव्रता बेटा इधर होगी, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में कहलाया। तो पी साइन थीटा के लिए ये जो है निरक्षीय स्थिति में इधर हो गई बेटा, इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर E2। क्या मैं E1 और E2 निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। E1 के लिए सूत्र तो देखो, E1 क्या है, E1 है इसके कारण P cos थीटा के कारण E पर, मतलब ये अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति मतलब 2kp बटे r की घात 3। बोलो बेटा कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। एक गलती हो गई बच्चों मुझसे, क्यों सर, हमने P cos थीटा की अच्छी स्थिति निकाले, P की थोड़ी निकाले, P cos थीटा की निकाले। तो बेटा मुझे यहां P नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए P cos थीटा, ठीक है। देखो बेटा ये जो बात बता रहा हूं मैं, थोड़ी सी बोर्ड लेवल में नहीं है, लेकिन अगर अच्छे सवाल करना है तो सीख जाओ, है ना। और नहीं तो आखिरी में जो सूत्र आएगा उसे तो अपन याद कर ही लेंगे, देख बस लो आप एक बार। अब देखो E2 निरक्षीय में है बेटा, P साइन थीटा के निरक्षीय में E2 है, तो ये हो जाएगा KP बटे R की घात 3। नहीं नहीं सर, P नहीं है, P साइन थीटा है। ये निरक्षीय स्थिति किसके लिए, P साइन थीटा के लिए। तो यहां P मत लिखो सर, यहां लिख दो P साइन थीटा। अब बेटा सोच के देख, ये रहा वेक्टर E1 और ये रहा वेक्टर E2, और बच्चों इनके बीच का जो कोण है वो बराबर दिख रहा है कि 90 अंश है, तो इनको जोड़ना है। परिणामी वेक्टर कहां आएगा सर, परिणामी वेक्टर सर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस तरह से बीच में आएगी, बड़े वाले वेक्टर की तरफ। देखेंगे बेटा कौन बड़ा है, वो तो अभी देख लेंगे अपन। ये आ जाएगी परिणामी तीव्रता, ये क्या आ जाएगी बच्चों,
परिणामी तीव्रता। ठीक है, चलो जोड़ते हैं बेटा हम। आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको ई नेट निकालना है, परिणामी तीव्रता निकालनी है, परिमाण निकालना है बेटा इसका, या तो ऐसा लिखो, या कई बार बच्चों को लगता है यार कुछ बहुत बड़ी बात लिख दी, आप तो सीधे ऐसे लिख दो, बात एक ही। कैसे निकालना है सर? वेक्टर E1 और E2 को जोड़ो बेटा। गवारो टाइप सीधे सीधे मत जोड़ देना बेटा, वेक्टर सदिश को जोड़ना आपको आता है? क्या सूत्र होता है जोड़ने के लिए? करनी के अंदर ए का वर्ग धन धन बी का वर्ग धन 2ab cos थीटा, यही होता है ना बेटा। लेकिन सर थीटा कितना है? ये थीटा इस बार देखो बेटा, E1 और E2 के बीच का कोण, E1 और E2 के बीच का कोण बेटा 90 है, तो cos 90 लिख दे यहां। और 90 बेटा cos 90 होता है 0। ये जो cos 90 है बच्चों, इसका मान मैं 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। मुझे मिलेगा क्या अंदर? E1 का वर्ग धन E2 का वर्ग। चलो बेटा जोड़ते हैं। E1 का मान रखें, वर्ग करना है बेटा। E1 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग सर 4, k का वर्ग, p का वर्ग, cos का वर्ग थीटा, बटे बटे में क्या आएगा बेटा? r की घात 3 का वर्ग मतलब r की घात 6। बढ़िया है। धन E2 का वर्ग मतलब इसका वर्ग करो आप, k का वर्ग, p का वर्ग, sin का वर्ग बटे r की घात 6। ये आ जाएगा बेटा। अब क्या करें सर? अब कॉमन लेके कुछ कुछ निकाल लें यार। एक काम करें, देखो करनी के अंदर क्या क्या बचा। k का वर्ग कॉमन है, p का वर्ग कॉमन है, r की घात 6 कॉमन है। अंदर क्या बचा बेटा? 4 बचा और cos का वर्ग थीटा बचा बेटा, धन केवल यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, बहुत अच्छा काम बता रहा हूं मैं, बड़े अच्छे से समझो आप। k के वर्ग को बाहर लाएंगे करनी के तो k बचेगा, p के वर्ग को बाहर लाएंगे तो p बचेगा, r की घात 6 को बाहर लाएंगे तो r की घात 3 बचेगी करनी के बाहर। अंदर क्या बचा बेटा? 4 साइन कॉस का वर्ग धन साइन का वर्ग। इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक बना के लिख रहा हूं, देखो 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 3 अलग लिख लो बेटा और एक ठो अलग लिख लो। भाई 4 को मैं 3 धन 1 लिख सकता हूं कि नहीं? वैसे ही 4 कॉस के वर्ग थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, और धन में साथ में क्या है बेटा? साइन का वर्ग थीटा। और साइन का वर्ग धन कॉस का वर्ग तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है बेटा, कितना होगा? केपी बटे आर की घात 3, साइन का वर्ग धन कॉस का वर्ग होगा सर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा धन 1। ये बन गया बेटा सूत्र, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब हमें अक्षीय निरक्षीय स्थिति का सूत्र अगर याद ना भी हो तो हमारी टेंशन खत्म है बेटा। कैसे खत्म है? चलो देखते हैं। अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं अक्षीय स्थिति में, केवल आपको बेटा थीटा सोचना है कि थीटा क्या होगा। तो अगर बच्चों में अक्षीय स्थिति में देख रहा हूं तो थीटा क्या होगा? अक्षीय स्थिति में बेटा थीटा 0 होगा। ठीक है, थीटा होगा बच्चों 0। अगर सर मैं यहां थीटा 0 रखूं तो क्या मिलेगा? ई केपी बटे आर की घात 3, और करनी के अंदर 3 कॉस स्क्वायर 0 धन 1। ठीक है बच्चों, कॉस 0 1 होता है बेटा, और 1 का वर्ग भी 1 ही होगा। तो बेटा 3 गुणित 1 धन 4, देखो बेटा 3 गुणित 1 धन 1 4 हो गया। समझो फिर से, कॉस 0 का मान 1, 1 का वर्ग 1, 3 एकम 3 और 1 4, और करनी के अंदर से 4 को बाहर निकाले तो क्या बचा सर? 2 बचा सर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर निरक्षीय स्थिति में निकालना है, निरक्षीय स्थिति में, तो बेटा मैं नहीं बोलूंगा कि अभी ये जो लास्ट वाला मैंने पूरा डेरिवेशन टाइप का कराया ये पूरा करो, मत करो आप, सूत्र बस याद कर लो। ठीक है, आर यहां क्या है बेटा? मध्य बिंदु से दूरी, और थीटा क्या है? ई और आर के बीच का कोण। ठीक है, तो बताओ निरक्षीय स्थिति में थीटा कितना होगा? निरक्षीय स्थिति लंब समद्विभाजक मतलब 90 अंश, कॉस 90 तो होता है कितना बेटा?
शून्य। अगर ये वाली टर्म शून्य हो गई तो 3 गुणित शून्य कितना हो गया? शून्य। धन 1 तो शून्य धन 1 1, करनी के अंदर 1 का मान 1, 1 का गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा बेटा? ई बराबर बचेगा सर केपी बटे आर की घात 3। तो देखो रिजल्ट तो वही मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सूत्र अपने बदल गए बेटा। जो सूत्र अक्षीय निरक्षीय स्थिति के हमने लाए थे वही निकल के आ गए हैं, यानी कि ये सूत्र भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था बेटा निरक्षीय स्थिति से संबंधित एक बहुत अच्छा डेरिवेशन, और साथ में मैंने ये एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताया आपको। इसको बढ़िया से अपने नोट्स में प्रॉपर तरीके से नोट कर लो। फिर बच्चों आगे मिलेंगे हम अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।